हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाईजीके में। और आपको पता ही है कि रोज़ हम लोग साइंस के टॉप 20 प्रश्नों को देखते हैं। 10 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, 10 क्वेश्चन का रिवीजन होता है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए इस टेस्ट को देने के लिए। लाइव जुड़िए। और आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है ये। इसमें बताइए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपवर्तन। तो जो लोग इसका आंसर बी दिए हैं उनका सही है, पी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसमें बताना है आप लोगों को कि प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश किरण जो होती है वो तीखे कोर पर जब मुड़ती है तो उस घटना को क्या कहते हैं। उस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। यदि आप लोग इसका आंसर बी दे रहे हैं तो आपका जवाब सही है, याद रखें आप लोग। अब रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताइए कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है क्या। आप पढ़े होंगे कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, तो अनुप्रस्थ प्रकृति क्या पुष्टि करता है, व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवन या फिर वर्ण विक्षेपण। तो आपको याद रखना है यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन को। जो भी लोग इसका आंसर ध्रुवन दिए हैं उनका जवाब सही है। अब बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसमें बताना है कि निम्न में कौन विवर्तन की घटना के प्रकार है। आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश का विवर्तन होता है, तो इसमें कौन प्रकार है, फ्रेनेल का विवर्तन, फ्राउनहोफर का विवर्तन, उपर्युक्त दोनों, या फिर न्यूटन का विवर्तन। तो विवर्तन 2 प्रकार का होता है, फ्रेनेल का भी विवर्तन होता है और फ्राउनहोफर का भी विवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं उनका जवाब सही है, सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब बताइए कि परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था। बताइए, परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त किया गया था तो उस समय अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था। तो याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग। उसमें प्रकीर्णन हुआ था, क्या हुआ था, प्रकीर्णन, यानी कि डी जवाब होगा। यहाँ कुछ और प्रश्नों को मैं डिस्कशन कराता हूँ। जैसे परमाणु के विषय में सबसे पहला सिद्धांत है इसका, तो यह है डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन का सिद्धांत, इन्होंने सबसे पहले परमाणु के विषय में कोई सिद्धांत दिया था। कब दिया था, 1803 में। ईस्वी इंपोर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप लोगों को ईस्वी पर नहीं ध्यान देना है। उसके बाद डाल्टन के सिद्धांत के 101 साल बाद, यानी 1803 में 101 जुड़िएगा तो कब हो जाएगा, 1904। 1904 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है थॉमसन, और थॉमसन ने दिया था तरबूज मॉडल। थॉमसन का कौन सा मॉडल था, तरबूज मॉडल। इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होता है वह तरबूज के जैसा होता है। तो ये दूसरा नियम आया थॉमसन वाला। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना सिद्धांत दिया था। इसने रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया था कब, तो यह आया था 1911 ईस्वी। और फिर उसके बाद अंतिम में आया बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, और बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था कब, 1913 में। ये 4 मॉडल है। थॉमसन ने तरबूज बताया था, रदरफोर्ड ने सोना के पत्थर पर जो है अल्फा कण का प्रहार कराया था, तो अल्फा कण का प्रकीर्णन हुआ था, इसलिए प्रकीर्णन इसका आंसर है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसका अस्तित्व सिद्ध करता है। बताइए, रदरफोर्ड ने जो प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो उससे क्या सिद्ध हुआ था, ऋणाभिष्ट नाभिक, धनाभिष्ट नाभिक, नाभिक में न्यूट्रॉन, या फिर परमाणु में धन आवेश के समविभाजन का। बताइए क्या हुआ सही जवाब। तो आप लोग पढ़े होंगे कि परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है, और इस नाभिक में 2 चीज रहते हैं,
एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है, और आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन पर होता है प्लस आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं यानी शून्य आवेश। तो प्लस और जीरो कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश। रदरफोर्ड के प्रयोग में धनाविष्ट नाभिक को सिद्ध किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब आपको लिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बताइए कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब ताप बढ़ता है तो अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, न तो बढ़ता है और न ही घटता है, कभी बढ़ता है और कभी घटता है। तो सही जवाब इसका क्या होगा कि जब ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। ये आपको याद रखना है, बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होती है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इन सब प्रश्न में ज़्यादा डिस्कशन है ही नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन आज नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आप लोग क्वेश्चन आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को याद कीजिए। जो डिस्कशन वाला क्वेश्चन होगा उसमें खूब डिस्कशन कराऊंगा। एन टाइप का जो अर्धचालक होते हैं उसमें मुख्य धारा वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। अब रहा पी टाइप। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं बताइए। पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उसमें मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं, प्रोटॉन, होल, अल्फा कण या फिर इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, एन टाइप मैंने आपको अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन होता है, ये पी टाइप है, तो पी टाइप में क्या होता है, होल। ये आप लोगों को याद रखना है। पी टाइप जब क्वेश्चन में रहेगा तो आंसर होल या छिद्र होगा, और एन टाइप रहेगा तब आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, डायोड का उपयोग करते हैं एक किसके तरह। डायोड आप पढ़े होंगे, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है उसे डायोड कहते हैं। डायोड का उपयोग किस तरह करते हैं, प्रवर्धक की तरह, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह या फिर रेक्टिफायर की तरह। आप लोग पढ़े होंगे कि रेक्टिफायर की तरह, यानी कि दिष्टकारी की तरह इसका प्रयोग होता है, दिष्टकारी की तरह। और दिष्टकारी आप लोग समझते होंगे, जो एसी को डीसी में बदले उसे क्या कहते हैं, दिष्टकारी। यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि डायोड का क्या काम है, तो एसी को डीसी में बदलना। और चूंकि एसी को डीसी में बदलता है इसलिए इसको दिष्टकारी कहते हैं, इंग्लिश में रेक्टिफायर कहते हैं। और एक बात और यहाँ से आप याद रखिएगा, दिष्टकारी को ही हम लोग रिजुकारी भी कहते हैं। दिष्टकारी को ही क्या कहते हैं, रिजुकारी। तो डी सही जवाब हुआ इसका। अब कल के प्रश्न का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, संयोग की क्षमता क्या है। मैंने क्या बताया था, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 और -3.5 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, -1.5 डायोप्टर। तो जो लोग बी जवाब दे रहे हैं उनका सही है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, प्रकाश के रंग का क्या कारण है। तो प्रकाश के रंग का कारण जल्दी से बताइए, इसका तरंगदैर्घ्य, इसका वेग, इसकी कला, इसका आयाम। तो सही जवाब क्या होगा, तरंगदैर्घ्य। प्रकाश के रंग का कारण है तरंगदैर्घ्य। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें कोई नहीं। जब तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, अपवर्तनांक का मान घट जाता है। जो लोग ए जवाब दे रहे हैं उनका सही है। 14 का आंसर बताइए, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर अपवर्तन। मैंने कल ही आपको बताया है कि इंद्रधनुष का कारण क्या है, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन जिस अवयव का होता है वह है, बताइए। श्वेत प्रकाश जब श्वेत प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो आप पढ़े होंगे बैगनी का। तो सी इसका सही जवाब रहा। अब क्वेश्चन नंबर 16, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम क्या होगा, बताइए। जल, कांच, जल या कांच या फिर कोई पारदर्शी माध्यम। तो मैंने आपको कल क्या बताया था,
कोई पारदर्शी माध्यम हो सकता है। तो डी सही जवाब रहा। 17, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। बताइए आप लोग, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन होता है? लाल, बैंगनी, हरा या फिर पीला? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी लाल। लाल सही जवाब हो जाएगा। जो लोग ए जवाब दिए उनका सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? बताइए आप लोग, प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत होता है इसके द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती? तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या नहीं होती है। जो लोग सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बताइए कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता है? आवृत्ति, अपवर्तनांक, वेग या फिर तरंगदैर्घ्य? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति नहीं बदलती। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन, एक पतले फिल्म के रंग का क्या कारण है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण या फिर विवर्तन? क्या होगा? व्यतिकरण। बी सही जवाब रहा। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। मिलते हैं फिर हम लोग कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।